Hello learners, I am Narsingh Kumar Soni, Assistant Professor in Department of Management, Pandit Sundar Lal Sharma Open University, Chhattisgarh, Bilaspur. Today we discuss about leadership chapter in the subject of organization behavior. नेतृत्व प्रबंध का एक महत्वपूर्ण अंग है। कोई भी संस्था बिना नेतृत्व के नहीं चल सकती है। नेतृत्व आज के समय में हर संस्था के लिए एक महत्वपूर्ण अंग हो चुका है। कोई भी संस्था हो, सिर्फ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के साथ नहीं चल सकती है। उसे लीडरशिप के सहारे या लीडरशिप के साथ ही संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करना पड़ता है। एक प्रबंधक जब लोगों से वहाँ काम लेता है, काम करवाता है, तो उसे पता होना चाहिए कि उन्हें वह कैसे निर्देश करेगा, कैसे गाइड करेगा और लक्ष्यों की प्राप्ति किस तरह से करवाएगा। एक संस्था जो कि लोगों या लोगों के समूहों से मिलकर बनी होती है, वह एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोगों को निर्देशित करता है, उन्हें समय समय पर मार्गदर्शन देता है और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्हें समूह के साथ मिलाकर काम करता है, जिससे संस्था के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो नेतृत्व सिर्फ प्रबंधक की ही जिम्मेदारी नहीं होती है, वह एक कला होती है। वह किसी भी व्यक्ति के पास हो सकती है, चाहे संस्था उसे अपने स्ट्रक्चर में फिट करके उसे प्रबंधक का पद दे, या फिर वह नेचुरल भी हो सकते हैं, वह बिना किसी फॉर्मेट के किसी प्रबंधक में ना होकर एक सामान्य सी कर्मचारी में भी हो सकती है। तो नेतृत्व एक लोगों को प्रभावित करने की कला होती है और एक संस्था में नेतृत्व का पाया जाना उसके मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा पावर पे डिपेंड होता है। लेकिन नेतृत्व सिर्फ लोगों तक ही सीमित नहीं रहता है जो कि प्रबंधन द्वारा प्रदाय होता है, वह सामान्य लोगों में भी बिना किसी स्ट्रक्चर के भी पाया जाता है, वह नेचुरल होता है। तो लीडरशिप के बारे में हम यह देखते हैं कि लीडरशिप जो है लोगों को प्रभावित करने की कला है और लीडरशिप एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। संस्था के लक्ष्यों को, गोल्स को हम एक शेप बनाते हैं, उसे एक आकार देते हैं और एक टीम बनाकर, समूह बनाकर हम लोगों के साथ मिलकर हम काम करते हैं। तो इसी कड़ी में हम देखते हैं कि लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स और ग्रुप टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ पर्टिकुलर गोल्स। इसमें यह बताया जा रहा है कि लीडरशिप एक क्षमता होती है लोगों को प्रभावित करने की और अपने लक्ष्यों को साथ लेकर उसे अचीव करने की। वहीं पर अगर हम देखें तो लीडरशिप एज अ प्रोसेस shapes goals of group or organization and motivate behavior toward achievement of some goals and help group to achieve those goals। तो यहाँ पर लीडरशिप से हमारा आशय एक प्रभावित करने की क्षमता भी है और लोगों को साथ में लेकर और लक्ष्यों की प्राप्ति साथ साथ करने की भी कला होती है। प्रबंध के क्षेत्र में हम नेतृत्व की परिभाषा देखें तो अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस, लीडरशिप इज द एबिलिटी टू परसुएड अदर टू सीक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एंथुसियास्टिकली। इट इज द ह्यूमन फैक्टर विच कैन ग्रुप टुगेदर एंड मोटिवेट टुवर्ड गोल्स। कीथ डेविस ने कहा है कि वह लोगों को परसुएट करने की कला है या क्षमता है जिसमें हम लोगों के साथ मिलकर उन्हें ग्रुप बनाकर किसी भी कार्य के लक्ष्यों की प्राप्ति हम करते हैं। लीडरशिप के नेचर या कैरेक्टरिस्टिक में हम यह देखते हैं कि नेतृत्व अपने अंदर किन गुणों को लेकर रहता है। लीडरशिप के बारे में हम यह जानते हैं कि यह लोगों को प्रभावित करने की कला है। इट मीन्स लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस। हर एक लीडर अपने फॉलोअर्स को, अपने अधीनस्थों को प्रभावित करेगा और उन्हें एक गोल या एक लक्ष्य के लिए मोटिवेट करेगा कि वो अपने अपने लक्ष्यों को साथ में रखते हुए संस्था के लक्ष्यों के साथ अपने लक्ष्यों को समाहित करें
और एक गोल के लिए सब मिलकर काम करें। तो वह उन्हें समय के साथ साथ मोटिवेट भी उन्हें करता है। वहीं लीडरशिप के नेचर में आए तो लीडरशिप इज आर्ट ऑफ लीडिंग। जो लीडर होता है वह समूह का नेतृत्व करता है, इसलिए वह लीडर या नेता कहलाता है। वह लोगों को मार्गदर्शन देता है, उन्हें मोटिवेट करता है, काउंसलिंग करता है और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उनके साथ साथ वह काम करता है। इसीलिए लीडरशिप को आर्ट ऑफ लीडिंग भी कहा जाता है। वहीं पर लीडरशिप को देखें तो हम लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यह संस्था के साथ साथ हमेशा रहता है। संस्था जब तक है लीडरशिप की प्रोसेस वहां पे रहेगी। आज के वर्तमान समय में नेतृत्व को हम बिना लीडर के हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई भी प्रबंधन बिना नेतृत्व के अस्तित्व में नहीं रह सकता है। वहीं लीडरशिप इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोथ। तो इसमें हम यह जानते हैं कि लीडरशिप नेचुरल एबिलिटी भी होती है और दूसरी बात उसे विकसित भी किया जाता है, टाइम टू टाइम उसे डेवलप भी किया जा सकता है। तो संस्था में जब हमें फॉर्मल रूप से चुना जाता है, मैनेजर पोस्ट दिया जाता है, अथॉरिटी दिया जाता है, तो वह हमारी फॉर्मल लीडरशिप एबिलिटी को शो करता है। लेकिन संस्था विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलकर बना होता है। उस संस्था में कई ऐसे कर्मचारी होंगे, अधीनस्थ होंगे, फॉलोअर होंगे जो बिना किसी पद पोजीशन के अपने अंदर लीडरशिप के थ्रू, लीडरशिप क्वालिटी के साथ लोगों को प्रभावित करते हैं, अपना पावर ग्रुप बनाकर रखते हैं और प्रभावित करते हैं और लक्ष्यों को भी वह प्रभावित करते हैं। तो वह इनफॉर्मल रूप से पाया जाता है। संस्था उन्हें कोई भी पोजीशन नहीं देती, पर लीडरशिप एबिलिटी के कारण वह इनफॉर्मल रूप से भी पाया जाता है और यह उसकी नेचर है। लास्ट है हमारा लीडरशिप इज रिलेटेड टू द सिचुएशन। लीडरशिप की एक थ्योरी या एक पक्ष का यह भी मानना है कि लीडरशिप जो है सिचुएशन के हिसाब से, समय एवं परिस्थिति के हिसाब से भी होती है। वह समय के हिसाब से हार्ड भी होता है। एक जो लीडर है वह अपने एम्प्लॉय पे हार्ड भी रहेगा समय के हिसाब से वह सॉफ्ट भी रहेगा, लोगों के साथ मिलकर भी काम करेगा। उन्हें जब महसूस हुआ कि इन्हें निगेटिव मोटिवेशन की जरूरत हो सकती है तो वह उन्हें निगेटिव मोटिवेट करेगा। उनके साथ मिलकर काम करने की जरूरत है तो वह साथ मिलकर काम करेगा। तो वह सिचुएशन के हिसाब से होता है, कब उन्हें पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप देना है, कब उन्हें फ्री रेन लीडरशिप देना है, कब उन्हें ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप में रखना है, यह संस्था निर्धारित करती है या लीडर अपना निर्धारित करता है। अब हम देखते हैं लीडरशिप के कुछ ट्रेड्स होते हैं जो हर लीडर के अंदर पाया जाता है। यह जरूरी नहीं है कि सभी लीडर के अंदर यह सभी लक्षण या ट्रेड पाया जाए, लेकिन उन्हें इनमें से बहुत सारे गुण उनके अंदर होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि उनके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी पाया जाता है, इंटेलिजेंस पाया जाता है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल पाई जाती है, एनर्जी होती है, ह्यूमन रिलेशन स्किल होती है और पर्सनल मोटिवेशन, एम्पैथी और एडमिनिस्ट्रेशन स्किल होती है। तो ये एक लीडर जो होते हैं वह लोगों के बीच रहकर काम करते हैं, उनसे काम करवाते हैं, लक्ष्यों की प्राप्ति करवाते हैं। तो उन्हें समय समय पर सिचुएशन के हिसाब से अपने डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स का यूज करना होता है, जिसमें वह जब देखता है कि हमारे कर्मचारी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं या उन्हें किसी प्रकार से इमोशनल नीड है, तो उनके साथ वह जो लीडर है वह अच्छा लीडर अगर होगा तो इमोशनल स्टेबिलिटी पे वो ध्यान देगा। उन्हें शारीरिक रूप से अच्छे रखने के साथ साथ मानसिक रूप से भी अच्छे रखने की कोशिश करेगा। उसके बाद उनके दुख को दुख और उनके सुख को अपना सुख समझ कर चलेगा। तो वह उनकी एम्पैथी और सिंपैथी पे भी ध्यान देता है और समय और सिचुएशन के हिसाब से वह अपने इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति करवाएगा। उसके साथ साथ उसमें टीचिंग एबिलिटी भी होना चाहिए, लोगों को साथ में रखकर उनके साथ मिलकर काम करने की क्षमता भी होनी चाहिए,
कम्युनिकेशन स्किल भी उनकी अच्छी होनी चाहिए, ताकि वह लोगों से परस्पर संवाद कर सके, लक्ष्यों के बारे में बार बार जानकारी ले सके और वह जो चाहता है, जो लक्ष्य की प्राप्ति वह जिस तरीके से चाहता है उसे वह प्रेषित कर सके, ताकि उसके फॉलोअर, अनुयायी या मातहत जान सके कि एक संस्था, प्रबंधन या लीडर हमारा क्या चाहता है। उसके बाद वह अपने इन गुणों को प्रयोग करते हुए अपने कर्मचारियों को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने साथ लेकर चलते हैं। अब हम देखते हैं कि लीडरशिप और प्रबंधन में अंतर क्या होता है। अब के समय में या मैनेजमेंट के डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ एक चर्चा का विषय हो गया था कि क्या लीडरशिप और प्रबंधन एक ही होते हैं या उनमें कोई अंतर होता है। क्या कोई प्रबंधक लीडर हो सकता है या कोई लीडर मैनेजर हो सकता है। अगर दोनों एक दूसरे से भिन्न है तो किस प्रकार भिन्न है। तो इसमें हम कुछ मेन हमारे पॉइंट्स हैं जिसके आधार पे हम जानेंगे कि क्यों नेतृत्व प्रबंधन से डिफरेंस होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर उनके डेफिनेशन से देखें तो लीडरशिप जो होता है, लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू डायरेक्ट देयर एफर्ट टुवर्ड अटेनमेंट ऑफ सम पर्टिकुलर गोल। तो लीडरशिप क्या होता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, लीडरशिप की अगर एक मुख्य बात देखें तो वह लोगों को प्रभावित करने की कला होती है, जिससे हम एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोगों को हम प्रभावित करते हैं और उन्हें काम करवाते हैं। वहीं पे प्रबंधन की अगर हम बात करें तो प्रबंधन में हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो प्रबंधन की परिभाषा में हम देखें तो यह पाते हैं कि वह लोगों से काम करवाने की कला है, जबकि नेतृत्व लीडरशिप को हम देखें तो वह लोगों को प्रभावित करने की कला है। लीडरशिप में हम ये पाते हैं कि लोग स्वतः ही मोटिवेट होकर या स्वतः प्रेरित होकर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम करते हैं, जबकि प्रबंधन लोगों से काम करवाने की कला है। वहीं पे अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो पावर एंड अथॉरिटी की बात हम करते हैं। सो लीडरशिप इज बेस्ड ऑन पावर, और वह जो पावर है वह संस्था के द्वारा प्रदान किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। संस्था के द्वारा प्रदान कब किया जाएगा, जब वह लीडरशिप मैनेजर की पोस्ट पे या अथॉरिटी द्वारा दिया जाएगा। वहीं पे संस्था के द्वारा तब प्रदान नहीं किया जाता जब वह कर्मचारी के रूप में हो और वह अपने नेचुरल एबिलिटी के बेस पर अपना पावर सेट करता है, लोगों को प्रभावित करता है, तब वह पावर एंड अथॉरिटी लीडरशिप की आती है। वहीं पे प्रबंधन की पावर एंड अथॉरिटी जो है वह मैनेजमेंट के द्वारा दिए गए पोस्ट में रहने के कारण, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के कारण उसे पावर एंड अथॉरिटी प्राप्त होती है, ना कि उसे नेचुरल उसके स्किल के कारण प्राप्त होती है। उसे संस्था द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर, तो लीडरशिप का जो स्ट्रक्चर है वह फ्लेक्सिबल होता है, ओपन होता है और इनफॉर्मल और डायनेमिक होता है मैनेजमेंट के कंपेयर में। लीडरशिप को हम देखें तो वह संस्था के द्वारा प्रदान भी किया जाता है और नहीं भी किया जाता है, क्योंकि जब कर्मचारी स्वप्रेरित होकर नेतृत्व करेंगे तो वहां पे हमें कोई स्ट्रक्चर में हम उसे फिट नहीं कर सकते। जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम सभी को पद देते हैं, तो हो सकता है किसी व्यक्ति में कि बिना पद के नेचुरल एबिलिटी हो लीडरशिप की, लोगों को प्रभावित करने की, तो उसे हम किसी स्ट्रक्चर में हम फिट नहीं कर सकते। इसलिए लीडरशिप में जो स्ट्रक्चर है हमारा फ्लेक्सिबल होगा, ओपन होगा, इनफॉर्मल होगा और डायनेमिक होगा। वहीं पर मैनेजमेंट में हम स्ट्रक्चर देखें तो मैनेजमेंट इज बाउंड बाय ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मल स्ट्रक्चर। प्रबंधन में निश्चित नियमों के तहत किसी को मैनेजर या अथॉरिटी दिया जाता है तो वह प्रबंधन के द्वारा वह स्ट्रक्चर पे वह डिफाइन होगा। गोल की जब हम बात करते हैं तो लीडर अचीव गोल बाय इंस्पायरिंग अदर। लीडरशिप की बेस ही यही है कि वह लोगों को प्रभावित करता है, इंस्पायर करता है। वहीं पे प्रबंधन की बात करें गोल अचीवमेंट को लेकर तो वह मैनेजर अचीव गोल बाय डायरेक्टिंग अदर। हम
लेक्चर की शुरुआत में ही बात किए थे कि नेतृत्व सिर्फ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग तक ही सीमित नहीं है। यह प्रबंधन उस चीज तक सीमित नहीं हो सकता, उसमें नेतृत्व का होना जरूरी है। तो वही हम देखते हैं कि मैनेजर जो है लोगों को डायरेक्शन के थ्रू गोल को अचीव करवाता है, जबकि जो नेता है वह लोगों को प्रभावित करके लक्ष्य को प्राप्त करवाता है। वहीं पे जब हम एग्जिस्टेंस ऑफ पोजीशन की बात करते हैं तो एग्जिस्टेंस ऑफ ए लीडर पोजीशन डिपेंड ऑन द प्लेजर ऑफ हिज फॉलोअर्स। निश्चित बात है कि लीडर जो है उसके फॉलोअर होते हैं। अगर उसके फॉलोअर उसे फॉलो करना बंद कर देंगे तो लीडर वहां पे स्वयं के बल पर वहां पे नेतृत्व नहीं कर सकता। वह लोगों से काम कैसे करवाएगा, लोगों को प्रभावित कैसे करेगा जब उसके फॉलोअर ही नहीं रहेंगे। तो वहीं पे मैनेजमेंट का जो एग्जिस्टेंस ऑफ पोजीशन है वह होता है एग्जिस्टेंस ऑफ मैनेजर पोजीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉल ऑफ हिज सबऑर्डिनेट। वह अपने सबऑर्डिनेट पे निर्भर नहीं होता है कि उसे फॉलो करे या उस पे पूरी तरीके से वो निर्भर हो। संस्था द्वारा उसे शक्ति प्रदान किया जाता है, एम्प्लॉइयों को निर्देश प्राप्त होता है, उस निर्देश के तहत वो काम करते हैं। तो उस कारण जो संस्था का जो मैनेजमेंट है उसका पोजीशन बना रहता है, चाहे उसके सबऑर्डिनेट उसे फॉलो करे या ना करे। वह मैनेजमेंट का जो एग्जिस्टेंस ऑफ पोजीशन है वह इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो वह संस्था के टर्म्स एंड कंडीशन पर निर्भर करता है। अभी जैसा हम देख रहे थे कि नेतृत्व जो है लोगों को प्रभावित करने की कला है, तो उसमें हम एक बात यह भी जानते हैं कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जब लोग अलग अलग पाए जाते हैं और लीडरशिप जो है हमारी वह एक पर्सनालिटी पे डिपेंड होती है। तो इसमें हम यह देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं तो उनमें लीडरशिप के कुछ स्किल्स पाए जाते हैं या उनमें लीडरशिप पाया जाता है। तो क्या वह सभी में एक समान होता है? क्या हर ह्यूमन बीइंग में या हर मैनेजर में या इंडिविजुअल में जब लीडरशिप के गुण होते हैं, स्किल होते हैं या पर्सनालिटी होती है, तो वह क्या सभी एक जैसे होते हैं या अलग अलग होते हैं? इस बात पे विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर अपनी बात कही। उस आधार पे हम मुख्य कुछ लीडरशिप के स्टाइल हैं जिस पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो उसमें हमारा पहला आता है ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन, दूसरी आती है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, तीसरी है लेसिस फेयर और फ्री रेन, चौथा है हमारा पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप और पांचवा है ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। इसमें हम देखते हैं ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन लीडरशिप। तो इस टाइप की लीडरशिप में जो हमारे लीडर हैं वह टेक ऑल डिसीजन सोलली ही सेंट्रलाइज पावर। इसमें हमारे जो लीडर हैं वह सारे पावर को, सारे डिसीजन मेकिंग सिस्टम को अपने पास ही रखता है और वह अपने अंदर में रहकर ये अपने नेतृत्व में हर काम को कराने की क्षमता रखता है। मीन्स वह सत्ता का केंद्र रहता है, हर काम उसकी मर्जी के साथ ही होती है। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार में विभाजित है, जिसे हम देखते हैं कि हार्ड बॉइल्ड और निगेटिव और प्योर ऑटोक्रेट। इसमें जो हमारे लीडर होते हैं वह सच लीडर्स use heavy negative influence. He use fear of punishment to carry out his order. इस प्रकार के नेतृत्व में हम यह देखते हैं कि वह अपने फॉलोअर्स पर निगेटिव इम्पैक्ट बनाकर रखते हैं। अगर वह जो टास्क देगा, वह जो ऑर्डर देगा या वह जो काम कराएगा उसे हम कंप्लीट अगर नहीं करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिल सकती है। तो यह होता है हमारा निगेटिव और हार्ड बॉइल्ड लीडरशिप ऑफ ऑटोक्रेटिक इन ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन लीडरशिप। वहीं पे इसके दूसरे प्रकार में हम जाते हैं जो कि इसके ठीक अपोजिट होता है, जिसे हम बेनोवेलेंट ऑटोक्रेट
लीडरशिप बोलते हैं, जिसमें सच लीडर्स ट्राई टू यूज पॉजिटिव लीडरशिप टेक्निक्स। इसमें लीडर अपने डिसीजन सेंट्रलाइज तो करता है, वह सारे काम अपने अंदर करवाता तो है, लेकिन वह लोगों को समय के साथ कामों में वह प्रेज भी करता है। अच्छे कामों के लिए उनकी पैट्स ऑन द बैक इन द सेंस वह उनकी पीठ थपथपाता है, उन्हें शाबाशी देता है, वह अच्छे कामों की सराहना भी करता है। जबकि हार्ड बॉय या इसमें हम देखते थे कि वह निगेटिव इन्फ्लुएंस रखता है और लोगों को पनिशमेंट के डर से काम करवाता है। पर वह यहाँ पर हमारा बेनोवलेंट में हमारे जो लीडर हैं वह लोगों को पॉजिटिव रूप से मोटिवेट करते हुए काम कराता है। वहीं पे हमारा इसका तीसरा प्रकार है मैनिपुलेटिव ऑटोक्रेट लीडरशिप। इसमें मैनिपुलेटिव से हम यह समझते हैं कि यह लीडर लोगों से काम करवाता है, उन्हें यह एहसास दिलाता है कि हाँ उसकी बातें सुनी जा रही है। जैसे कि डेमोक्रेटिक सेटअप में फॉलोअर्स की भी बातें सुनी जाती हैं, वैसे ही यहाँ वह मैनिपुलेट करता है कि उनकी बातें हम सुन रहे हैं, पर वह नहीं सुनता है, वह अपने काम को अपने हिसाब से ही करवाता है। इसे हम मैनिपुलेटिव ऑटोक्रेट कहते हैं। हमारा सेकेंड लीडरशिप स्टाइल है जिसे हम पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक लीडरशिप कहते हैं। तो इसमें जो हमारा सिस्टम है वह डिसेंट्रलाइज हो जाता है। इस प्रकार की लीडरशिप में जो लीडर है वह सारे डिसीजन खुद नहीं लेता है, वह कम्युनिकेशन के थ्रू अपने लीडर से भी संवाद करता है। इट मीन्स वहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होता है, वहाँ डिस्कशन होगा, वह अपने फॉलोअर से संवाद करेगा। जिसमें देखते हैं डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी, मतलब जो भी अथॉरिटी है वह डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करता है और काम को बांटता है, डिसीजन का फ्लो सभी के पास रखता है और इनकरेज सबऑर्डिनेट टू पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। और जैसा कि मैंने बताया कि वह कामों को विभिन्न प्रकार के विभागों में भी बांट सकता है, कामों को वितरित करेगा और अपने सबऑर्डिनेट को डिसीजन लेने के लिए वह प्रेरित करेगा। तो यह होता है हमारा पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक लीडरशिप, जिसमें सभी लोगों की बात सुनी जाती है और इसमें हमारे जो लीडर होते हैं वह निगेटिव इम्पैक्ट लेकर नहीं रहते हैं। वहीं पर हम हमारे तीसरे टाइप जिसे हम फ्री रेन लीडरशिप और लेसिस फेयर बोलते हैं, यह लीडरशिप का वह प्रकार है जिसमें हम अपने फॉलोअर, अपने एम्प्लॉय पर हम ज़्यादा पकड़ नहीं रखते हैं, हम उन्हें फ्री होकर काम करने देते हैं, हम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की लीडरशिप में गिव लिटिल और नो डायरेक्शन, इस प्रकार की लीडरशिप में हम क्या करते हैं, उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं देते हैं। जबकि लीडरशिप का एक नेचर होता है कि वह डायरेक्शन देता है, लीड करता है। बट फ्री रेन और लेसिस फेयर में वह लोगों को फ्री हैंड रखता है, जिसमें यह इस लीडरशिप तब यूज किया जाता है जब हमारे एम्प्लॉय या फॉलोअर जो हैं वह अनुभवी हो, एक्सपर्ट हो, तब हम क्या कर सकते हैं, हम उन्हें अपने काम करने के लिए खुला हम छूट देकर रखते हैं कि वो अपने हिसाब से काम को करें। So this style is suitable where subordinate are duty conscious and highly competent। वहीं पर पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप हम तब यूज करते हैं जब कोई अनुभवी हमारे नेतृत्व हो और वह फादरली हमारे एटीट्यूड रखें लीडरशिप पे या अपने फॉलोअर पे। तो इस प्रकार के जो लीडरशिप होती है तो उसका लक्ष्य होता है कि वह लोगों को गाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और उन्हें खुश रखते हैं अपने बिहेवियर से, अपने काम के तरीके से। तो वह एक वृक्ष की भांति संस्था पे नज़र बनाए रखते हैं, वह अपने आसपास के लोगों को ध्यान में रखते हुए गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वह लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम करें और ज़रूरत पड़ने पे ही वह अपने क्या करते हैं या काम बिगड़े तब वह वहाँ पे आके डायरेक्शन देते हैं। तो वह कहलाती है पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप। अब लीडरशिप के हम आखिरी टाइप में आते हैं जिसे हम ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप बोलते हैं। इस स्टाइल ऑफ लीडरशिप में
इसे हम रूल सेंटर्ड और प्रोसीजर सेंटर्ड लीडरशिप भी कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि यह लेस डायनेमिक एंड लेस प्रोएक्टिव होता है। इट मीन्स इसमें सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, सेट ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, उसके तहत ही हमें काम करना होता है, काम करवाना होता है। कई बार होती है कि कुछ सिचुएशन ऊपर नीचे होती है, सिचुएशन हमेशा हमारे रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से नहीं होती है, तो वहाँ पे लीडरशिप की ज़रूरत होती है कि वो सिचुएशन को देखते हुए काम को करवाए। पर ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप में वही कमी होती है कि वह रूल बेस्ड होता है, जिसके कारण वह डायनेमिक नहीं हो पाता है और प्रोएक्टिव नहीं हो पाता। वह निश्चित सेट ऑफ स्ट्रक्चर रूल रेगुलेशन में ही काम करता है। तो यहाँ ब्यूरोक्रेसी जिसे हम कहते हैं आज के समय में प्रशासनिक सिस्टम में हम देखते हैं इस प्रकार का लीडरशिप वहाँ पे यूज होता है। तो आज के लीडरशिप के हम क्लास में हमने ये देखा कि लीडरशिप क्या होती है, उसकी नेचर कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उसके ट्रेड्स क्या होते हैं और वह कितने प्रकार से एक संस्था में या नेतृत्व के क्षेत्र में वह पाया जाता है। धन्यवाद।